हम पूर्व में चर्चा कर रहे थे कोऑर्डिनेशन प्रशासन के हृदय के बारे में। आज हम चर्चा करेंगे सत्ता, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व, अथॉरिटी एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल ऑर्गेनाइजेशन। प्रबंध में, संगठन में सत्ता, प्राधिकार एवं उत्तरदायित्व। सत्ता या प्राधिकार का संगठन में वही स्थान रहता है जो मानव शरीर में आत्मा का है। जिस प्रकार से आत्मा के बिना शरीर निष्क्रिय हो जाता है, उसी प्रकार जब तक हम संगठन में सत्ता में उचित व्यवस्था नहीं करेंगे तो कार्यशील नहीं हो सकेंगे। साइमन स्मिथ थॉमसन ने कार्य विभाजन और सत्ता को किसी संगठन के अत्यंत महत्वपूर्ण विशेषता माना है। उनके अनुसार जब कभी भी हम संगठन का ढांचा तैयार करते हैं तो हमको संगठन की प्रत्येक इकाई को एक स्थान देना होता है। उसके बाद इन स्थानों को कुछ श्रेणियों से संबंधित कर दिया जाता है। इन श्रेणियों को सत्ता की श्रेणी, लाइन ऑफ अथॉरिटी कहते हैं। वस्तुतः सत्ता वह सूत्र है जो संगठन के विभिन्न समूह की क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है। यानी सत्ता का जो स्वरूप है वह सूत्र है जो संगठन के विभिन्न समूहों की क्रियाओं को परस्पर जोड़ता है। सत्ता का अर्थ, सत्ता को प्रशासन में प्रबंध कार्यों की कुंजी माना गया है, क्योंकि परंपरागत संगठन विचारधारा संगठन को अधिक संबंधों का अंतर्जाल मानता है। सत्ता को प्राय शक्ति से संबंधित किया गया है। उसे आदेश देने और उसके पालन करवाने का अधिकार की संज्ञा दी गई है। अतः उच्च व्यक्ति की उस क्षमता को जिसके आधार पर निर्णय निर्माण के साथ साथ अधीनस्थों के व्यवहार या कार्यशैली को प्रभावित कर सके, सत्ता की संज्ञा दी जाती है। यानी उच्च व्यक्ति यानी अधिकारी या विभागाध्यक्ष व्यक्ति की उस क्षमता, उस कैपेसिटी जिसके आधार पर निर्णय निर्माण, डिसीजन मेकिंग के साथ साथ सबॉर्डिनेट के व्यवहार को प्रभावित या कार्यशैली को प्रभावित कर सके, उसे सत्ता की संज्ञा दी गई है। यह संगठन किसी भी व्यक्ति को कुछ करने के लिए दी गई आज्ञा भी होती है। हेनरी फेयोल ने बताया कि सत्ता आदेश देने का अधिकार है, उसे पालन करवाने की शक्ति है। यानी सत्ता आदेश देने का अधिकार है और उसे पालन करवाने की शक्ति है। जिसके पास अधिकार देने की ताकत होती है, शक्ति होती है, उसे पालन करवाने की भी पावर दी जाती है या शक्ति दी जाती है। एलन के अनुसार भारा अर्पित कार्यों के निष्पादन को संभव बनाने हेतु सौंपी गई शक्तियों को और अधिकार को सत्ता कहलाते हैं। पैटरसन, आदेश देने और उसके पालन की आज्ञा का अधिकार सत्ता कहा जाता है। डेविस, सत्ता निर्णय लेने एवं आदेश देने का अधिकार है। थियो हेमन, सत्ता वह वैधानिक शक्ति है जिसके आधार पर अधीनस्थों को काम करने के लिए कहा जाता है तथा उन्हें बाध्य किया जा सकता है और आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकतानुसार प्रबंध और उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से पृथक कर सकता है। इसका तात्पर्य ये हुआ कि सत्ता व वैधानिक शक्ति है, कानूनी शक्ति है, वैधानिक शक्ति है सत्ता, जिसके आधार पर सबॉर्डिनेट को कार्य करने के लिए कहा जाता है, उन्हें बाध्य किया जाता है। आदेश के उल्लंघन पर आवश्यकतानुसार प्रबंधक उनके विरुद्ध या संगठन के विभागाध्यक्ष उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है, यहाँ तक कि उनको कार्य से पृथक भी कर सकता है। इसलिए
औपचारिक अधिकार सत्ता के सिद्धांत पर आधारित है और मानकर चलती है कि सत्ता उच्च स्तर पर पैदा होती है और प्रत्यायोजन के जरिए नीचे तक पहुंचती है। मैरी पॉर्कफॉल्टर, रॉबर्ट टेनन, बैम, बर्नार्ड साइमन, अन्य मानवीय संबंधी स्कूल के विचारकों का मानना है कि अधीनस्थ अधिकारी के आदेश या विचार को स्वीकार नहीं करते तब तक उच्च अधिकारी का आदेश या विचार सत्ता नहीं माना जाता। सत्ता तब अर्थपूर्ण होती है जबकि व्यवहार में अधीनस्थ उसे स्वीकार करे। यानी तात्पर्य यह है कि सत्ता जब मानी जाती है जब उसके अधीनस्थ उसकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह सत्ता कहलाती है। अधीनस्थ अगर किसी की आज्ञा का पालन नहीं करते तो वो सत्ता नहीं है। सत्ता रहते हुए भी उसकी अनुपालना नहीं होती, इसलिए वो सत्ता एक तरह से कमज़ोर सत्ता देखी जाती है। यानी आपके सबॉर्डिनेट हैं, वो आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, तब वह सत्ता मानी जाती है। सत्ता होते भी कई बार सबॉर्डिनेट अगर नहीं मानते, अधीनस्थ नहीं मानते, तो वह सत्ता नहीं कहलाती। अधिकार सत्ता, जैसा कि साइमन ने प्राधिकार है या सत्ता है उसको स्पष्ट करने का प्रयास किया है। अधिकार सत्ता निर्णय, निर्माण और अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करने की शक्ति है। यह दो व्यक्तियों के बीच उच्च अधिकारी अधीनस्थों का संबंध है। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है और इस आशा के साथ प्रेरित करता है कि अधीनस्थ द्वारा उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ऐसे निर्णयों की आशा करते हैं और उनके अनुसार उनके व्यवहार उनके निर्धारित होते हैं। यानी तात्पर्य है, अधिकार सत्ता निर्णय लेने या अन्य व्यक्तियों की क्रियाओं को मार्गदर्शित करती है। यह दो व्यक्तियों के बीच, उच्च अधिकारी अधीनस्थ के बीच में संबंध स्थापित करती है। उच्च अधिकारी निर्णय लेता है और इस आशा के साथ प्रेरित करता है कि अधीनस्थ उसका पालन किया जाएगा। अधीनस्थ ही ऐसे निर्णयों की आशा करते हैं कि उनके व्यवहार उनसे निर्धारित होते हैं। संक्षेप में, अधिकार सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने एवं उनके पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार किए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है। संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसका पालन आवश्यक होता है। यानी अधिकार सत्ता आदेश देने, निर्णय लेने और उनके पालन करवाने की वह शक्ति, स्थिति या अधिकार है जो अधीनस्थों द्वारा स्वीकार कर लिए जाने पर अर्थपूर्ण बन जाता है और संगठनात्मक लक्ष्यों की पूर्ति के लिए अधीनस्थों द्वारा जिसके पालन आवश्यक होता है। सत्ता की जो विशेषताएं हैं, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अथॉरिटी, सत्ता की जो विशेषताएं हैं, प्रबंधकीय दृष्टिकोण से सत्ता प्रमुख विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सत्ता एक प्रबंधीय अधिकार है जो प्रत्यायोजन ऊपर से होता है। सत्ता है वह प्रबंध की एक अधिकार है जो सत्ता ऊपर से प्रत्यायोजित की जाती है, यानी ऊपर से नीचे की ओर प्रत्यायोजन किया जाता है और नीचे के सबॉर्डिनेट या अधीनस्थ कर्मचारी अधिकारी को वह सत्ता प्राप्त होती है ऊपर से। उत्तरदायित्व नीचे से ऊपर चलते हैं। सत्ता निर्णय लेने, अधीनस्थों को कार्य सौंपने और अधीनस्थों से संतोषजनक निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। सत्ता निर्णय, निर्माण, अधीनस्थों को कार्य सौंपने तथा अधीनस्थों से संतोषप्रद निष्पादन की अपेक्षा रखने का अधिकार है। संगठन के उच्च स्तर पर सत्ता
का क्षेत्र काफ़ी व्यापक होता है और नीचे के स्तर पर सत्ता पहुँचते पहुँचते अधिक संकीर्ण हो जाती है। सत्ता और शक्ति। सत्ता और शक्ति बहुत कुछ मिलते जुलते शब्द हैं। यद्यपि लोक प्रशासन की भाषा में ये दोनों शब्द अपना एक विशेष अर्थ महत्व रखते हैं, एक के लिए दूसरे का प्रयोग नहीं किया जा सकता। सत्ता का वह रूप एक प्रकार से कानूनी है, जबकि शक्ति का रूप कानूनी आवश्यक नहीं है। जब शक्ति का कानून का रूप ले लेता है तो वह सत्ता या अथॉरिटी बन जाती है। कार्ल जे फ्रेडरिक ने लिखा है सत्ता और शक्ति के संबंध को, सत्ता शक्ति का एक प्रकार नहीं बल्कि यह एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। यह व्यक्तियों और वस्तुओं को में एक गुण है जो उनकी शक्तियों में वृद्धि करता है। यह ऐसी वस्तु है जो शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु जो स्वयं शक्ति नहीं। यानी सत्ता और शक्ति एक प्रकार नहीं होता बल्कि एक ऐसी वस्तु है जो शक्ति के साथ चलती है। यह व्यक्ति और वस्तुओं में एक गुण है जो उनकी शक्तियों में वृद्धि करता है। यह ऐसी वस्तु है जो शक्ति को उत्पन्न करती है, परंतु जो स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का अस्तित्व है सत्ता के अभाव में संभव है, परंतु उसका दीर्घकाल तक अस्तित्व है सत्ता के अभाव में संभव नहीं है। शक्ति के अभाव में सत्ता विद्यमान रह सकती है। उदाहरणतः एक डॉक्टर और प्रोफेसर के पास शक्ति नहीं है, किंतु ये सत्ता का इस कारण उपयोग करते हैं कि उनके पास श्रेष्ठ ज्ञान और अनुभव है। जो एक सटीक उदाहरण है डॉक्टर और प्रोफेसर का कि सत्ता का इस कारण उपयोग करते हैं कि उनके पास श्रेष्ठ ज्ञान और अनुभव है। यानी जो सत्ता दिखनी चाहिए वो नहीं दिखती, किंतु इनके ज्ञान और श्रेष्ठ ज्ञान और अनुभव के कारण ये सत्ता का उपभोग करते हैं। शक्ति असंस्थागत, पारिस्थितिजन्य, अनिश्चित होती है, जबकि सत्ता संस्थागत, स्पष्ट, निश्चित होती है। बायस्टेड के अनुसार सत्ता शक्ति के प्रयोग का संस्थागत अधिकार है, परंतु स्वयं शक्ति नहीं है। शक्ति का प्रत्यायोजन नहीं किया जा सकता, जबकि सत्ता का प्रत्यायोजन होता है। शक्ति में स्वविवेक का भाव होता है, जबकि सत्ता में स्वविवेक निहित होता है। जब हम लोग प्रशासन के संगठन का अध्ययन करते हैं सत्ता और शक्ति के संबंध में, तो ऐसे अनेक उदाहरण प्राप्त हो जाते हैं कि पद सोपान के उच्च अधिकारी जिनको औपचारिक रूप से अधिकार मिले हुए हैं उनका प्रयोग नहीं करते, और उनके स्थान पर अधीनस्थ अधिकारी इन शक्तियों का प्रयोग करते हैं। इस प्रकार से उच्च अधिकारी केवल सत्ताधारी है, शक्तिवान नहीं है, और अधीनस्थ अधिकारी सत्ता न होते भी शक्तिवान है। इसलिए जो अधिकार सत्ता दी जाती है, प्राधिकार दिया जाता है, उसका उपयोग करने पर भी व्यवहार में वो किस प्रकार से उसका उपयोग करता है। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।